नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं हमारी एक नई पेशकश जिसका नाम है बस ऐसे ही। बस ऐसे ही में हम कुछ बात करेंगे, बस ऐसे ही। मतलब हम ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जिस पर हम बात नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि हम ऐसे मुद्दों पर बात करके अपनी बहस को एक राजनीतिक रूप दे रहे हैं या फिर सामाजिक, या फिर हमें बस और अपने-अपने बहाने होते हैं कि हमें दूसरों के मुद्दों में टाँग नहीं अड़ाना या फिर हमें राजनीति नहीं करनी। ऐसे-ऐसे बहुत सारे हमारे पास बहाने होते हैं जिसको लेकर हम ऐसे मुद्दों पर बात नहीं करते। तो इस हमारी एक जो नई पेशकश है, नई श्रृंखला है बस ऐसे ही, इसमें हम बस ऐसे ही बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं, बस ऐसे ही। दोस्तों, जब ये हमारा वीडियो आज कल टेलीकास्ट हो रहा होगा, तब पूरा देश 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस मना रहा होगा। और गणतंत्र दिवस की ये शायद 70वीं 71वीं या 72वीं, सॉरी 71वीं या 72वीं वर्षगांठ होगी। क्योंकि हमारा, जैसे कि हम लोग जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान पूर्णतः लागू हुआ और इसी दिन एक हम लोकतांत्रिक देश के रूप में दुनिया के सामने आए। अक्सर लोग पूछते हैं, कुछ बच्चों ने हमसे पूछा था कि आखिर क्यों आज ही के दिन यानी 26 जनवरी को ही भारत का संविधान क्यों लागू किया गया? ये तो बनकर 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था। तो आखिर 26 जनवरी की ही तारीख को क्यों लिया गया? तो इसके लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, 2 दशक पीछे। 1929 का वो लाहौर अधिवेशन, जिसमें पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया। और तब से कांग्रेस के मांगों में डोमिनियन स्टेटस नहीं, अब पूर्ण स्वराज चाहिए, एक पूरी आजादी, मुकम्मल आजादी की बात की जाने लगी। और वही फैसला लिया गया कि अब से हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। क्योंकि बीच में ये शायद नवंबर का महीना था, तो उनको लगा कि टाइम भी लगेगा थोड़ा, इसलिए 26 जनवरी का दिन मुकम्मल किया। और 26 जनवरी को तब से हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो चोरी छिपे जहां तहां लुक छिप कर स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, क्योंकि इससे अंग्रेजों को, ब्रिटिश हुकूमत को काफी दिक्कत थी। और जब भारत आजाद हुआ, क्योंकि अब पहले आजादी की जब नहीं मिली थी, 1946 तक शायद लोगों के मन में था कि 1948 में जब भी हमें भारत आजादी मिलेगी तो विधिवत ढंग से 26 जनवरी को ही हम सत्ता हस्तांतरित करेंगे, सत्ता अपने हाथ में लेंगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि 1947 के पहले ही 2-3 महीनों में ये क्लियर हो गया कि अब अंग्रेज, ब्रिटिश हुकूमत भारत छोड़ के जा रही है और सत्ता भारतीयों के हाथ में आने वाली है। फरवरी या अप्रैल में ही, फरवरी या अप्रैल का महीना था, जबकि ब्रिटिश संसद ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि अब भारत को आजादी दे दी जाएगी, बहुत जल्दी वहां के लोगों को सत्ता सौंप दी जाएगी। तो सत्ता सौंपने का अंतिम दिन शायद जून 1948 तक, एक समय दिया गया कि जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। लेकिन इस बीच कुछ नाटकीय घटनाएं होती हैं। लॉर्ड माउंटबेटन, जिसे लॉर्ड लुई माउंटबेटन भारत के वायसराय के रूप में आए और आनन फानन में 14-15 अगस्त को भारत को आजादी दे दी, भारत और पाकिस्तान के रूप में। तो ये दिन रह गया, कसक रह गई लोगों को कि आजादी तो बस ऐसे ही मिल गई, जैसे हम शुरू कर रहे हैं, बस ऐसे ही उस दिन मिल गई जब कोई विधिवत व्यवस्था नहीं हो सकी थी। तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो लोगों को लगा कि नहीं, संविधान लागू इसी दिन करते हैं और इसको एक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और तब से एक परंपरा शुरू हुई गणतंत्र दिवस मनाने की। तो जब लोकतंत्र बनने के 7 दशक हम पार कर चुके हैं, कम से कम 70 साल तो गुजार चुके हैं, 71 हो या 72, हम 70 साल तो पार कर चुके हैं। यानी कि 2 पीढ़ी बीत जाने के बाद हम लोकतांत्रिकरण के दौर में कहां तक पहुंचे, लोकतांत्रिकरण की किस अवस्था तक पहुंचे। तो लोकतंत्र के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम समानता की बात करेंगे। जो लोकतंत्र के लिए समानता, आज इस एपिसोड में हम सिर्फ समानता पर ही बात करेंगे। यदि हम समानता की बात करें तो लोकतंत्र के जो सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है समानता। समानता, वैसे हम इस पर संवैधानिक मुद्दों पर नहीं जाएंगे, हम बस ऐसे ही बात करेंगे। जैसे बोलता है, मैंने शुरू में ही कहा कि ये चर्चा है बस ऐसे ही, नहीं कुछ करना है तो चलो गपोड़ी ही करते हैं, बस ऐसे ही। तो लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी है समानता।
समानता को हम अलग अलग रूपों में देख सकते हैं। लैंगिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक, आर्थिक और क्षेत्रीय समानता के रूप में भी देख सकते हैं। सांप्रदायिक समानता की तरफ देख सकते हैं, जैसे कि हमारा देश अलग अलग धार्मिक संप्रदायों में बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, तो ऐसे में देखना है जातीय या सांप्रदायिक एक ही जैसा होगा। तो जब समानता की बात करें तो सबसे पहले आता है लैंगिक समानता। कुदरत ने इंसान को दो रूपों में बनाया, स्त्री और पुरुष में। एक शारीरिक रूप से मजबूत है और दूसरा और भी ज्यादा मजबूत है। शरीर से शायद दूसरे की अपेक्षा कम मजबूत हो, लेकिन बाकी चीजों में किसी मामले में कम नहीं। हाँ, शारीरिक रूप से भी कम मजबूत है ये नहीं कह सकते, कई बार उन्होंने अपनी मजबूती प्रस्तुत की है। जी हाँ, मैं लैंगिक समानता की बात कर रहा हूं। जब लैंगिक समानता की बात करें तो सबसे पहले हमें अपने घरों में देखना चाहिए, अपने परिवार में देखना चाहिए कि हम अपने बच्चों में, अपने बेटों और बेटियों में क्या समान व्यवहार कर पाते हैं। हम अपने भाई के रूप में, एक पति के रूप में, या और अन्य रिश्ते नाते, या फिर अपने सहकर्मियों के साथ क्या स्त्री और पुरुष में समानता का व्यवहार कर पाते हैं, तो हमें सच्चाई का अंदाजा लगेगा। हालांकि ये बात और है कि कई बार महिलाओं ने अपनी अपने आप को प्रमाणित किया है, अक्सर प्रमाणित किया, और कई बार प्रमाणित करने की आवश्यकता भी नहीं है, वो है। अब यदि हम बात करें स्पोर्ट्स पर्सन की, दीपा कर्माकर, दीपिका कुमारी और भी बहुत सारे नाम हैं, मैरी कॉम, इतने हजारों नाम हैं जो कि आपको स्पोर्ट्स में दिखेंगे। राजनीति में हम आए, निर्मला सीतारमण वर्तमान वित्त मंत्री हैं, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पूर्व तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक ताकतवर नेता के रूप में देखी जाती है, सुचिता कृपलानी, इंदिरा गांधी, ऐसे हजारों नाम हैं हमारे पास, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऐसे हजारों नाम हैं हमारे साथ, जो कि हजारों, सैकड़ों, दर्जनों नाम हैं होंगे हमारे पास जिसको कि हम देख सकते हैं। तो जरूरत है इन्हें अवसर उपलब्ध कराने की, हमारे इस इर्द गिर्द जो पिछड़ रहे हैं उन्हें अवसर देने की, आगे बढ़ने की, और ताकि एक बेहतर समाज की स्थापना कर सके जहां पर लैंगिक समानता हो। हम अपने बच्चों में इसलिए अंतर न करें ताकि ये कोई स्त्री है या पुरुष है, लड़का है या लड़की है। हालांकि हमने तरक्की की है, बहुत तरक्की की है, वरना यूं ही ऐसे नाम नहीं आए। लेकिन जरूरत है हमें और अभी और काम करने की, बहुत ज्यादा काम करने की, क्योंकि आज आप देखेंगे कि कई कई जगह देखी जाती है कि मजदूरी में भी असमानता है। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, बराबर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं को कम मजदूरी दी जाती है पुरुषों की अपेक्षा। ये तो अब चाहे ये ग्रामीण क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हो या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाली महिलाओं, उनके साथ हर जगह ये इस तरह का व्यवहार देखा जाता है, अक्सर दिख जाता है। तो जरूरत है ऐसे मुद्दे पर काम करने की। लैंगिक समानता के बाद चलिए अब थोड़ा घर से बाहर निकलते हैं। जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पूरा समाज, पूरा गांव, पूरा देश, पूरा राज्य छोटे छोटे जातीय समूहों में बटा हुआ है, और हर जाति एक अलग ही गोलबंदी में है, उनकी एक अलग ही दुनिया है, उनका एक अलग ही जीवन स्तर है, लोगों का शिक्षा का स्तर, जीवन स्तर, उनकी आर्थिक स्थिति, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय या फिर उनकी क्रय शक्ति, सब में अंतर देखने को मिलेगा। क्या ये जातीय आधार पर है, आज भी विद्यमान है? और अक्सर ये देखा जाता है कि जातीय क्रम में जो ऊपर हैं, उनकी जो उनका जो जीवन स्तर है, परचेजिंग पावर है, पर प्रति व्यक्ति आय है, वो बाकी निचले पायदान पर जो लोग हैं, जो जातियां हैं, उनसे बेहतर है, वो उनसे बेहतर साधन संपन्न है। आखिर ये स्थिति आज भी क्यों बनी है? इस पर जरूरत है विचार करने की, और अच्छे से विवेकपूर्ण तरीके से विचार करने की, ताकि हम इसको दूर कर सकते, ताकि कोई इसलिए गरीब न रह जाए क्योंकि वो किसी गरीब जाति या फिर गरीब पिता के घर पैदा हुआ, किसी को इसलिए अवसर की कमी ना रहे क्योंकि वो फलाने क्षेत्र में पैदा हुआ। जरूरत है आज हमें इन पर बात करने की। सामाजिक समानता के बाद
सामाजिक समानता कहें या असमानता की बात करें, तो उसके बाद हम आगे निकलते हैं आर्थिक समानता की। यदि हम आर्थिक समानता की बात करें तो यहाँ पर आर्थिक असमानता है। हमारे देश में देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में बहुत ज्यादा अंतर है। यदि हम क्षेत्रीय आधार पर इसको देखें तो गोवा की बात करते हैं तो गोवा में प्रति व्यक्ति आय, सालाना प्रति व्यक्ति आय है 5 लाख के आसपास, जो कि सर्वाधिक है देश में। उसके बाद हम सबसे लास्ट यदि आए तो सबसे निचले पायदान पर है बिहार, वहां पर है 50,000 रुपए वार्षिक प्रति व्यक्ति आय। आप देख सकते हैं कि ये 10 गुने का अंतर है। ये आर्थिक समानता के जो विचार है, हालांकि संविधान आर्थिक समानता की बात नहीं करता, लेकिन हम इतनी असमानता की भी बात नहीं करता। जरूरत है इस खाई को पाटने की, जरूरत है लोगों को आर्थिक रूप से ना संपन्न ना सही सक्षम बनाने की, जरूरत है लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की। तो कैसे है? जरूरत है आज इन मुद्दों पर बात करने की, लोगों के सामने ऐसे, ताकि इस पर बात हो सके, चर्चा क्या, क्योंकि राजनीति में या फिर हमारे सामाजिक बहस में, आम बोलचाल में ऐसी चीजें बातचीत का हिस्सा ही नहीं होती। जरूरत है इन पर भी बात करने की। आर्थिक असमानता के बाद हम बात करेंगे क्षेत्रीय असमानता की। जैसे मैंने अभी पहले ही कहा, गोवा में प्रति व्यक्ति आय है 5 लाख रुपए वार्षिक, वहीं बिहार में प्रति व्यक्ति आय वार्षिक है 50,000। 10 गुना का अंतर। ये अंतर क्यों है, इस पर सोचें, देखें तो पता चलता है। जबकि बिहार के आसपास का जो क्षेत्र है, बिहार सबसे ज्यादा श्रम या श्रमिक उपलब्ध कराने वाले राज्यों में से है। उसके दक्षिण में और झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे मतलब खनिज संसाधनों से संपन्न राज्य हैं। उसके बाद भी यहां पर ऐसी स्थिति क्यों है? झारखंड, इवन कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा भी बहुत पीछे हैं। क्यों ऐसा? आखिर क्षेत्रीय समानता पर भी जोर देने की, बात करने की जरूरत है। इस क्षेत्र में जनघनत्व अधिक है। ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सर्वाधिक जनघनत्व गंगा के निचले मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। जनसंख्या वृद्धि और जनघनत्व के अपने प्राकृतिक कारण भी हैं। हालांकि इसके लिए कुछ सामाजिक और धार्मिक, आर्थिक सामाजिक कारण भी होते हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि, मैं समझता हूं जनसंख्या वृद्धि एक प्राकृतिक विषय है। इसको आर्टिफिशियल तरीके से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि रोजगार सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है। यदि रोजगार के अवसर हो तो लोगों के पास शायद जनसंख्या कम हो, क्योंकि सुरक्षा होगी। रोजगार के यदि अवसर की समानता हो तो लोग सुरक्षित महसूस करेंगे और जनसंख्या वृद्धि पर कम से कम उनका ध्यान जाएगा, क्योंकि समय ही नहीं मिलेगा भैया। अब पति पत्नी दोनों काम करेंगे तो फिर बच्चे कब पैदा करेंगे? तो बात है इन पर, ऐसे मुद्दे पर सोचने की। झारखंड जैसे राज्यों में पलायन एक बहुत, उत्तर पूर्वी राज्यों में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए। और इसका हमने एक नमूना, विभत्स नमूना नहीं कहे, एक विभत्स रूप जो प्रथम 2020 में जब प्रथम लॉकडाउन लगा उसके बाद देखने को मिला। जब फैक्ट्रियां बंद हो गई, शहर बंद हो गए, लॉकडाउन लग गया, गाड़ियां बंद हो गई, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, तो कैसे लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर थे। लोगों की लाशें पटरियों पर, सड़कों पर से बिखरी हुई थी। जरूरत है इन पर बात करने की, इन पर विचार करने की। आखिर क्यों लोगों को हजारों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है बेहतर रोजगार के लिए? हम उन्हें बेहतर शिक्षा व्यवस्था या उन्हें रोजगार के अवसर क्यों नहीं दे सकते उनके स्थान पर? कभी सोचिएगा इस पर। ऐसे मुद्दों पर जब राजनीति में आप बहस करते हैं धर्म की, जाति की, तो ऐसे मुद्दों पर भी कभी चर्चा होनी चाहिए। जरूर सोचिएगा इस पर। तो दोस्तों, जरूरत है ऐसे मुद्दों पर सोचने की, बात करने की। आज चूंकि गणतंत्र दिवस है, लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करते हैं, तो लोकतांत्रिक अधिकारों में समानता का अधिकार सबसे ऊपर होता है। यानी कि यहाँ नागरिकों में, दो नागरिकों के बीच समान व्यवहार, राज्य का समान व्यवहार होगा। लेकिन यदि हम बात करें, एक बच्चा गुजरात में पैदा होता है, दूसरा बच्चा झारखंड या छत्तीसगढ़ में पैदा होता है, उनकी तकदीर पहले ही लिख दी जाती है कि वो कैसे पढ़ेगा, कौन से काम करेगा। एक बच्चा उसके जन्म की परिस्थितियों पर के आधार पर उनकी जिंदगी निर्धारित ना हो, इसके लिए जरूरत है हमें अवसर की समानता पर अधिक से अधिक जोर देने पर की, या समानता के अधिकारों पर अधिक से अधिक जोर देने की।
तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी बकवास, बस ऐसे ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद। गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाई। धन्यवाद।